सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय के अंतर्गत विभिन्न कलाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने ललित कलाओं का अध्ययन किया। ललित कलाओं के अंदर शामिल है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। इसी के साथ ही अन्य जो कलाएं हैं जिनका हमने अध्ययन किया उनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य जो कलाएं हैं, नाट्य कलाएं हैं, वो इन कलाओं में शामिल है। आज हम अध्ययन करेंगे नृत्य व नाट्य कला का। नृत्य या नर्तन को नाट्य कला का ही अंग माना जाता है। ये जो नृत्य है जिसको आप अंग्रेजी में डांस बोलते हैं, तो ये नाट्य कला का ही अंग माना जाता है, क्योंकि जब नाटक का मंचन किया जाता है तो इसमें नृत्य भी शामिल होता है। तो ये जो दोनों कलाएं हैं, नृत्य और जो नाटक, ये दोनों सम्मिलित रूप में उसका अभिनय किया जाता है। भरत मुनि के अनुसार, अब ये जो भरत मुनि जी हैं, इन्होंने कहा है कि जिसमें देवताओं, असुरों, राजाओं, ऋषियों, गृहस्थों आदि के कार्यों और उनके चरित्रों का प्रदर्शन या फिर उनका अनुकरण किया जाता है, ये नाट्य कला कहलाती है। भरत मुनि जिन्होंने रस सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए थे, तो इनका यही कहना है कि देवताओं, असुरों, राजाओं, ऋषियों, गृहस्थों, इनके कार्यों और चरित्रों का अनुकरण इस प्रकार की कला में किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, यदि रामलीला या कृष्ण लीला का मंचन हो रहा होता है तो आपको पता होगा कि अगर रामलीला में हनुमान जी का अगर उनकी लीला अगर हम करेंगे तो उनका स्वरूप कैसा होगा। वो वास्तविक रूप में हनुमान जी नहीं होंगे, लेकिन चरित्र जो है उसका जो चरित्र का जो अनुकरण किया जाएगा वो हनुमान जी के चरित्र के का अनुकरण ही किया जाएगा। अगर भगवान श्री राम जी की लीला हो रही है तो भगवान श्री राम के चरित्र का अनुकरण ही उस रामलीला में किया जाएगा। इस प्रकार से अगर कोई ऋषि मुनि या फिर कोई राजा जो है उसके चरित्र का अनुकरण भी वहाँ पर किया जाता है। वो वास्तविक रूप में कोई राजा ऋषि वहाँ पे नहीं होता है, और एक प्रकार से दर्शकों के सामने उनकी लीलाओं का मंचन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इनकी जो गाथाएं हैं, इन महापुरुषों की गाथाएं जो है वो प्रेरणादायी होती है, ताकि समाज में उनके जो अच्छे संदेश है वो समाज के लोगों तक प्रसारित हो। महेंद्र विक्रम के भरत कोश में उन्होंने कहा है, अपने भरत कोश में इन्होंने लिखा भी है कि नाटों द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है उसे नाट्य कला कहते हैं। आपके सामने एक भारतीय पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत है जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम है कथकली। यह जो कथकली नृत्य है वो इसका जो अभिनय है, मंचन है, वो केरल में किया जाता है और ये केरल का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की वेशभूषा का जो इसमें प्रयोग किया गया है, और जो चेहरे हैं किस प्रकार से इसमें जो चेहरा है उसकी बनावट और उसके सर के ऊपर इतना बड़ा सा मुकुट। तो आप जब गूगल पे आप देखेंगे ये जो नृत्य है इसका अभिनय किस प्रकार से किया जाता है तो आपको भी आनंद की अनुभूति होगी। इसी प्रकार से आपके सामने एक कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आंध्र प्रदेश में जिसका अभिनय जो है मंचन किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। इसी प्रकार से एक थिएटर का दृश्य जो है अंदर का वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये न्यूयॉर्क के थिएटर का दृश्य है। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये थिएटर है। इसके ऊपर जो है जो नाटककार है वो अभिनय करते हैं, और ये सामने जो है वो दर्शक जो है बैठ के और इस अभिनय को देखते हैं। तो अब तक तो जिन कलाओं का हमने अध्ययन किया, ये सभी जो कलाएं हैं ये ललित कलाएं थी।
जिनको मोटे रूप में दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि ललित कलाएं जो है वो मोटे रूप में दो भागों में विभाजित की गई है, जिसमें शामिल है रूपप्रद कलाएं और दूसरी प्रदर्शनकारी कलाएं, जिनका हमने अध्ययन किया, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्य कला, संगीत कला, नृत्य व नाट्य कला, ये समस्त जो कलाएं हैं वो ललित कलाओं में शामिल है। और इनमें कुछ कलाएं ऐसी हैं जिनका प्रदर्शन किया जाता है और जिनको हम देख भी सकते हैं और जिनको सुन भी सकते हैं। कुछ कलाएं ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं और उनको छू करके उनको महसूस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ललित कलाओं का हमने अच्छे से अध्ययन किया। अब जो दूसरे नंबर की कलाएं हैं वो है उपयोगी कला। मोटे रूप में जो कलाएं हैं दो भागों में विभाजित है, पहली ललित कला और दूसरी उपयोगी कला। अब तक में हमने जो अध्ययन किया है वो ललित कलाओं का अध्ययन किया है और अब हम अध्ययन करेंगे उपयोगी कला। उपयोग में आने वाली जो कला है ये ऐसी कलाएं हैं जो हम उपयोग के आधार पर इन कलाओं का हम आदान प्रदान करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो कलाएं हैं और उनके द्वारा में जो है पैसों की प्राप्ति भी होती है। एक तरह से ये कलाएं जो है ये व्यवसाय से संबंधित है। अगर हम मान लीजिए किसी के लिए हम एक मटका तैयार करके हम दे रहे हैं तो उस मटके के बदले में हम उनसे पैसे लेंगे या उसके बराबर की कोई वस्तु जो है काम में आने वाली जो वस्तु है वो हम ले लेंगे, उसके मोल की जो वस्तु है वो हम ले लेंगे। तो उससे क्या हुआ कि हमने मटका बना करके उसको तैयार करके दिया किसी को, तो मटका उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जैसे कि मटके में वो पानी रखेगा और पानी को वो पीने के काम में लेता है, तो एक तरह से वो उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। या फिर किसी बढ़ई ने, किसी खाती ने कुछ चारपाई बना करके किसी को दी और उसके बदले में उसको पैसे उसको प्राप्त हुए, तो पैसे उस बढ़ई जो है, तो पैसे जो है वो बढ़ई की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। बढ़ई उससे अपना जो है घर का गुजारा करेगा, अपनी आजीविका को चलाएगा। और जिसने भी चारपाई उससे बनवाई है वो उस चारपाई का इस्तेमाल सोने में करेगा। ठीक है, तो चारपाई आरामदायी है, उसके ऊपर वो बैठेगा, सोएगा, तो वो उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो ये जो कलाएं है ये आपस में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। या फिर हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, घर में हम फर्नीचर वगैरह तैयार करवाते हैं, ठीक है, और घर में हम किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम हम ला के रखते हैं, लगवाते हैं, तो ये सभी जो वस्तुएं हैं वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, ये जो कला है ये कौशलोन्मुखी होती है। कौशलोन्मुखी से मतलब है इनका संबंध कौशल से होता है, कलाकारी से होता है, कारीगरी से होता है। मान लीजिए कि हम जैसे मान लीजिए एक सुनार है और सुनार ने गहने बनाए, तो एक तरह से ये सुनार का कौशल होता है। इसी प्रकार से किसी बढ़ई ने किसी किसान के लिए हल बनाया या फिर बहुत ही खूबसूरत उसने कोई फर्नीचर बनाया, घोड़े की काट बनाई, ऊँट का पलान बना दिया, तो ये समस्त वस्तुएं हैं। इस प्रकार से लोहार ने और भी लोहे की कोई ऐसी सामग्री बनाई, ऐसी वस्तु बनाई जो हमारे लिए उपयोगी है। तो एक तरह से ये कलाएं जो है वो कौशलोन्मुखी होती है और हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारे भौतिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति करती है, एक तरह से हमारे जीवन को आरामदायक बनाती है। अतः उपयोगी कलाएं जो है वो पूर्णतः व्यावसायिक होती है और हमारे जीवन को सजाती और संवारती है। इस कला में शामिल है काष्ठ कला, स्वर्णकारी जो सुनार से संबंधित है, काष्ठ कला ये लकड़ी के कार्य से संबंधित है जिसका काम बढ़ई करता है, सिलाई की कला जिसका कार्य दर्जी करता है, लोहारगिरी जिसका कार्य लोहार करता है, ठटेरा का कार्य इत्यादि कलाएं इस कला में शामिल है। इस प्रकार से ये जो कलाएं है ये इसमें शामिल है उपयोगी कला में। आगे हम उपयोगी कला के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे और इस भाग में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।